नमस्कार दोस्तों। सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स में मिलने वाली रियायतों के बारे में। जो एग्जम्पशंस हमें मिलती हैं, किस किस सेक्शंस में हमें कौन कौन सी डिडक्शंस मिलती है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और किस प्रकार से कौन कौन से सेक्शंस हैं। सेक्शंस में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको फिर भी पता होना चाहिए मोटा मोटा कौन सा सेक्शन में क्या है। तो मैं आपसे वो सब शेयर करूँगा। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले तो बात यहाँ आ जाती है कि अगर आपको इनकम टैक्स में रियायतें लेना चाह रहे हैं तो आपको ओल्ड रिजीम चूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप न्यू रिजीम चूज़ करते हैं, जो सेक्शन 115 BCA अगर आपने यस कर दिया, तो उस कंडीशन पे आप कोई भी रियायत नहीं ले सकते, कोई भी एग्जम्पशंस नहीं ले सकते। वहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो उनकी अपनी नॉर्मल का इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से है, उसी हिसाब से चलेगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि न्यू रिजीम में सिर्फ एक ही एग्जम्पशन मिलती है, वो है एनपीएस की। जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है, जो सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूट किया जाता है एनपीएस में एम्प्लॉय के लिए, उस कंट्रीब्यूशन पे जो आज की डेट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो 14%, और अगर अदर एम्प्लॉयज़ हैं तो उसकी केस में 10% डिडक्शन करके वो एम्प्लॉयर डालता है। तो वो एम्प्लॉयर वाला जो डिडक्शन वाला अमाउंट है, वो इसमें रिबेट मिलती है, और कोई रिबेट नहीं मिलती। अगर आपकी कोई इंश्योरेंस वगैरह या कुछ है, साथ में आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, रेंट एग्रीमेंट है, तो वो सारी डिडक्शंस इसके अंदर आप नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको ओल्ड रिजीम में ही जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि ओल्ड रिजीम में हमें किस किस सेक्शन में क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 10। तो अंडर सेक्शन 10 हमें क्या क्या मिल जाता है। सबसे पहले ट्रैवल कंसेशन। अगर हम कहीं पे भी कोई ट्रैवल किया है, गवर्नमेंट में हम गए हैं आए हैं, उसका पैसा हमें वापस रिफंड मिला है, तो वो अंडर सेक्शन 10(5) में हमारे को उसमें रियायत मिल जाती है। डेथ कम ग्रेचुटी, या ग्रेचुटी आप रिटायरमेंट में भी ग्रेचुटी मिलती है, तो वो सेक्शन 10(10) में आपको उसकी पूरे पैसे की रियायत मिल जाती है। कम्यूटेशन वैल्यू, अगर आपने पेंशन ले रहे हैं, वीआरएस ली है, रिटायरमेंट हुआ है, या डेथ केस में किसी को अगर पैसा मिल रहा है, तो 10(10)A में उसको कम्यूटेशन वैल्यू का रियायत मिल जाती है पूरे पैसे के ऊपर। लीव एनकैशमेंट जिसे हम कहते हैं, तो उसमें 10(10)AA सेक्शन में पूरा का पूरा पैसे की आपको यहाँ पे रियायत मिल जाती है। और इसके बाद एक बहुत बड़ी रियायत आती है जो होती है हाउस रेंट अलाउंस की। तो हाउस रेंट अलाउंस में भी आपको रियायत मिलती है। इसकी अलग अलग कैलकुलेशंस होती हैं, वो कैलकुलेशन में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे देख लीजिएगा किस प्रकार से आप इसकी रिबेट्स ले सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ सेक्शन 10 में रिबेट्स होती हैं। जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ को कुछ भत्ता मिलता है जो उनकी अपनी ऑफिस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए नीड में आता है। जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है कुछ लोगों को, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और पुलिस वाले होते हैं, उनको मिलता है यूनिफॉर्म अलाउंस। तो वो भी अंडर सेक्शन 10(14) में आता है वो। तो इस टाइप की जो रियायतें हैं वो अंडर सेक्शन 10 मिलती हैं। और भी एक दो रियायतें होती हैं जो अंडर सेक्शन 10(14) मिलती हैं, तो वो यहाँ पे है। इसके बाद आता है अंडर सेक्शन 16। तो अंडर सेक्शन 16 में सबसे पहले जो सीधी है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो सभी पे एप्लीकेबल होती है, 50,000 रुपये की। इसके अलावा जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, ये उन पे होती है इंटरटेनमेंट अलाउंस वगैरह, अगर उन्हें कोई मिलता है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अगर कोई लगा होता है, तो वो उनको मिलती है। इसके बाद आती है, अगर आपको साथ में एग्रीकल्चर इनकम है, तो यहाँ पे 5,000 रुपये तक की रिबेट आपको मिल जाती है एग्रीकल्चर इनकम पे। अगर इससे ज़्यादा आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो आपको अलग से फॉर्म दूसरा भरना पड़ता है, ITR 1 नहीं, ITR 2 में आपको जाना पड़ता है। और अब आ जाते हैं जो मेजर चंक है, चैप्टर 6A 80C, जो सब लोग जानते हैं, लगभग कि 1.5 लाख रुपए की रिबेट मिलती है। तो आइए जानते हैं कि इस 1.5 लाख रुपए में किस किस चीज़ की हम रिबेट ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे हमने कोई LIC करा रखी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी से कराई हो चाहे सरकारी से कराई हो, लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद आ जाता है अगर हमने कोई एन्युटी प्लान परचेज किया है, कंट्रीब्यूशन किया है, GPF PPF, वो पूरा अमाउंट आ जाता है। इन्वेस्टमेंट NSC में अगर हमने करी है, जिसमें उसका इंटरेस्ट पार्ट भी इंक्लूड किया जाता है, ये 5 साल या उससे अबव की होती हैं। कंट्रीब्यूशन फॉर यूलिप, जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं,
उसके अलावा अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, इसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट और एक इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट की आपको अलग से रिबेट मिलती है, प्रिंसिपल अमाउंट की आपको यहाँ 1.5 लाख रुपए के अंदर मिलती है। बच्चों की अगर आप ट्यूशन फीस भरते हैं तो उसकी भी आपको 1.5 लाख रुपए में रिबेट ले सकते हैं। 5 साल की एफडी, किसी भी शेड्यूल बैंक से आपने 5 साल या उससे अबव की लॉक इन पीरियड की एफडी कराई है, जो टैक्स सेविंग एफडीज कहलाती हैं, तो उस पर भी आपको रियायत मिलती है। कंट्रीब्यूशन फॉर एनपीएफ भी है। उसके अलावा जो एनपीएस कटता है एम्प्लॉय का, जो भी एम्प्लॉय है उसका एनपीएस कटता है वो 80 सीसीटी के अंदर, वो भी उसको मिलता है। और किसी ने अगर सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोल रखा है, उसके पास बिटिया है और वो उसमें कोई पैसा डालता है, तो वो भी 1.5 लाख। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो टोटल अमाउंट है चाहे कितना भी हो जाए, तो इन सभी का मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख मिल सकता है। अगर इससे कम होगा तो कम का, और अगर आपका टोटल अमाउंट 1.5 लाख या उससे अधिक है तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की इसमें रिबेट मिलती है। इसके बाद आ जाते हैं 80 CCD 1B। 1B में न्यू पेंशन स्कीम के अंदर जो एम्प्लॉय हैं उनको तो मिलती ही है ये रिबेट। जो जीपीएफ वाले एम्प्लॉय हैं वो भी चाहें, या जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहें, तो 50,000 रुपये तक इसमें एक्स्ट्रा डालकर वो एक्स्ट्रा रिबेट ले सकते हैं। यानी कि 1.5 लाख वहाँ और 50,000 ये, 2 लाख रुपए हो जाएगी, और 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कि 2.5 लाख रुपए हो जाती है, जो आपकी डिडक्शंस कर सकते हैं आप इस प्रकार से। इसके बाद एक डिडक्शन आती है 80D। तो 80D के अंदर क्या क्या आता है? 80D में 25,000 रुपये की रिबेट मिल जाती है अगर कोई एम्प्लॉय है, वो अपने लिए अपने परिवार के लिए लेना चाह रहा है। अगर उसके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको 50,000 रुपये तक की ये रिबेट ले सकता है उसके लिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये मैक्सिमम अमाउंट है। मिनिमम अमाउंट वो होगा जितना आप इसके अंदर खर्चा करेंगे। किस किस चीज़ की मिल सकती है? उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप कराते हैं उसकी प्रीमियम, यहाँ मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डीजीएचएस या सीजीएचएस चार्ज कटता है तो वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अगर आप अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं उसका भी इसमें रिबेट मिलता है। और मेडिकल एक्सपेंडिचर, कि अगर कोई आपने मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, ये वो मेडिकल एक्सपेंडिचर होगा जो आपने अपने ऑफिस से क्लेम नहीं किया है। उसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस से कुछ पैसा क्लेम नहीं करते हैं और हम अपना मेडिकल कराते हैं, जहाँ कई बार रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं या आपने रेफ़र नहीं कराया था, तो उस वजह से जो आपके क्लेम्स रह जाते हैं या आप प्राइवेट कई बार जाके दिखा लेते हैं, तो उसकी रिबेट आप यहाँ ले सकते हैं। जो अमाउंट है वो 25,000 और मैक्सिमम 50,000 आप उस पर करा सकते हैं सीनियर सिटीजन केस में। फिर बात आ जाती है 80 DDB। ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। अगर किसी को मेजर क्रिटिकल इलनेस है, जो उसको या उसके डिपेंडेंट को, तो यहाँ उसको मिनिमम मतलब 75,000 रुपये की ले सकता है। और अगर वो सीवियर कंडीशन है तो 1,25,000 रुपये तक का 80 DDB में भी उसको अलग से मिल जाता है। जो क्रिटिकल इलनेसेस हैं उसकी लिस्ट मैं अलग से डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद आती है हाउसिंग लोन की। हाउसिंग लोन मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए के अंदर आता है। अगर उसके अलावा उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है, तो इंटरेस्ट अमाउंट का आपको अलग से सब्सिडी मिलती है, जो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक जा सकती है। और मिनिमम वो होगा जो अमाउंट आपका कट रहा होगा। यहाँ ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर आपका स्पाउस उसमें को ओनर है, प्रॉपर्टी का को ओनर है, तो वो डिवाइड कर सकते हैं उस इंटरेस्ट पार्ट को, और दोनों ही उसका रिबेट ले सकते हैं। दोनों रिबेट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट मान लीजिए 3 लाख रुपए है और आप को ओनर है, तो 1.5 1.5 लाख रुपए की दोनों रिबेट यहाँ क्लेम कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल कई लोगों का ये सवाल होता है कि स्पाउस को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको एक बैंक से सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट अलग अलग बताते हैं। साल के शुरू में भी वो दे देते हैं, तब वो प्रोविजनल होता है। बट आपको साल खत्म होने के बाद, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, उसके बाद उसका फाइनल सर्टिफिकेट भी लेके रखना होता है। अगर ऑफिस आपसे कभी मांगता है तो आपको वो देना पड़ेगा। इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि 45 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, आपके पास कोई घर नहीं होना चाहिए, बैंक से लिया हुआ लोन होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। इसके बाद आता है हायर एजुकेशन। यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपने बच्चे के लिए हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है तो उस पे भी आपको रिबेट मिलती है। ये रिबेट मैक्सिमम 8 साल तक के लिए आप ले सकते हैं। जो इंटरेस्ट पार्ट होता है, प्रिंसिपल के अमाउंट पे नहीं मिलेगी।
इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे उसकी आपको रिबेट मिलती है 80E में। इसके बाद एक और नया सेक्शन अभी आया है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जा रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत खुशी की खबर है कि उसमें भी आपको 1.5 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट पे यहाँ रिबेट क्लेम कर सकते हैं 80EE में। फिर आता है एक सेक्शन 80U। अगर कोई पर्सन विद डिसेबल है, उसको कोई डिसेबिलिटी है, तो उसको 75,000 रुपये तक की डायरेक्ट छूट मिलती है यहाँ पे। और जो उसका अगर वो सीवियर कंडीशन में है तो उसको 1.25 लाख रुपए तक की मिलती है। अब सीवियर कौन होता है और 75,000 किसे मिलेगी, ये मैं अलग से एक वीडियो बना कर डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद एक पार्ट आता है हमारा बैंक इंटरेस्ट। बैंक खाते से हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्सेबल होता है। आज की डेट में, पहले लोग उसको दिखाते नहीं थे इनकम टैक्स में, आज की डेट में आप नहीं छुपा सकते हैं क्योंकि वो एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपने आप आ जाता है, दिखाता है कि आपको इतना बैंक से इंटरेस्ट आया है। तो आपको वो दिखाना बहुत बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे आपको 80TTA के अंदर 10,000 रुपये तक का अगर आपको बैंक इंटरेस्ट है तो वो उसकी रिबेट मिल जाती है, मैक्सिमम 10,000। अगर उससे कम इंटरेस्ट आया है तो उतने अमाउंट का आपका यहाँ पे लेस हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट से जो आपको इंटरेस्ट आता है उसी की बात हो रही है। इसके अलावा एक रिबेट होती है अंडर सेक्शन 87A। जो 5 लाख रुपए तक की जिनकी इनकम है, जो फाइनल टैक्सेबल इनकम निकलती है ऊपर वाली सारी डिडक्शंस करने के बाद, तो अगर उसमें किसी की इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसको 12,500 रुपये का जो टैक्स है उसका रिलीफ मिल जाता है, वरना वो टैक्सेबल होता है। तो एक ये भी सेक्शन है। यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए कई कंडीशंस में ऐसा होता है, किसी की 5,05,000 रुपये इनकम होती है, तो वो 5,000 रुपये की वजह से उसको 87A का 12,500 रुपये का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो वो एम्प्लॉयज़ अगर चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि 80G होता है डोनेशन, 80G में डोनेशन कर सकते हैं। पीएम रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, जो जितने भी ये फंड्स हैं, तो इन कुछ फंड्स के अंदर आपको 100% तक का रिबेट मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी प्राइवेट एनजीओ या किसी और को देते हैं, एनजीओ को या किसी और को, तो उसमें आपको 50% का रिबेट मिलता है। तो यहाँ अगर मान लीजिए आप, मैंने एक केस बताया था आपको, 5,05,000 रुपये है और उसका टैक्स आ रहा होगा, तो वो अगर 5,000 रुपये का 80G में डिडक्शन करा लेता है, पे कर देता है, मान लीजिए किसी रिलीफ फंड के अंदर, तो उसको यहाँ पे सीधा सीधा 5,000 रुपये की रिबेट मिल जाएगी और उसको 87A का बेनिफिट मिलके 12,500 रुपये का टैक्स पूरा बच जाएगा। तो अल्टीमेटली उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, मात्र 5,000 रुपये यहाँ देते ही तो उसको लगभग 7,500 रुपये के टैक्स की सेविंग भी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप इस प्रकार के इंफॉर्मेशन लगातार पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई भी सवाल है इस डिडक्शन से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल इनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मुझसे कुछ सेक्शन यहाँ पे छूट गए हों, मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो हो सकता है मुझसे कोई सेक्शन छूट गए हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उसको भी और लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल। धन्यवाद।